जब कभी आप पुलिस थाने गए होंगे या किसी व्यक्ति को थाने में जाने का अवसर मिला होगा, आपने देखा होगा पुलिस के व्यवहार की सब लोग शिकायत करते हैं। कोई ये नहीं कहता पुलिस का व्यवहार बहुत बेहतरीन और हमारी सेवा के लिए है। जब जब पुलिस से आपका सामना हुआ है तब तब आपने महसूस किया है कि पुलिस का व्यवहार बहुत क्रूर और हमारे प्रति अमानवीय लगता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज बहुत सारे मामले जो पुलिस की हिरासत में लोग आए, उनकी मौतों का आंकड़ा ये बताता है कि ये बहुत जानलेवा है और हमें इस पर विचार करना चाहिए। मौतों का आंकड़ा जिस कदर से बढ़ रहा है और इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टिप्पणी की है जिस कारण यह विषय आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जय हिंद। सबको फ्री पढ़ाएंगे, 2-2 लाख बचाएंगे। देश की सबसे बड़ी निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क पुस्तक योजना को आज आपने भी ज्वाइन कर लिया है। इसकी अगली क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ हमने बात की है हिरासत में मौत। हिरासत जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जब उसे थाने में बिठाया जाता है, या हिरासत 2 प्रकार की है, या फिर न्यायिक हिरासत में जाता है, तो हिरासत जो है इसे हम जेल नहीं कहते हैं, इसे हम केवल कस्टडी है केवल कि जहां आपको ला करके पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और आपको वहीं रखा जाता है। हिरासत में लगातार हम देख रहे हैं मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब यहाँ इस टॉपिक को लेकर के कौन कौन से सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा है प्रारंभिक परीक्षाओं में मानवाधिकार या अनुच्छेद 21 आईपीसी की धाराओं को लेकर के सवाल पूछ सकता है या सीआरपीसी की धाराओं को। और मुख्य परीक्षा में जो विषय हो सकते हैं वो क्या है? हिरासत में यातना, हिरासत में मौतें, पुलिस व्यवस्था में सुधार। यहाँ पुलिस व्यवस्था में सुधार के साथ साथ पहले एग्जाम में पूछा गया है पुलिस के व्यवहार में सुधार की आवश्यकता, और सुधार भी किया जाए तो क्या? प्रौद्योगिकी और पूछताछ, हिरासत में मौत से बचने के उपाय क्या हैं? यह टॉपिक सबके लिए, आम जन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, जो आप सबको जानना चाहिए। देखिए, हम इसको शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन डायरी लेकर के बैठिए। सबसे पहले कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है वो देखना है। सबसे पहले हिरासत में मौतों में क्या देखेंगे हम? यूपीएससी चर्चा में क्यों है, मतलब ये अभी हाल ही में जो मुद्दा है वो एकदम गरमाया कैसे। हिरासत में मौत क्या है हम देखेंगे। पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत में अंतर, हिरासत में होने वाली मौतों पर रोक लगाना क्यों आवश्यक है, और हिरासत में मौत से संबंधित संवैधानिक और विधिक ढांचा क्या है, इस बारे में भी जानना जरूरी है। हिरासत में यातना के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय क्या है, और हिरासत में यातना से निपटने के उपाय क्या हो सकते हैं, और यूपीएससी के लिए प्रारंभिक जो परीक्षा है उसमें इसमें सवाल कैसे बन सकता है। तो आप इन सभी बिंदुओं को ध्यान से पढ़ लें और एक एक टॉपिक को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ ये मैंने लिखा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हिरासत में मौत के मामलों में आरोपित पुलिस, ये ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने किस बात पर? पुलिस अधिकारियों की जमानत याचिकाओं पर विचार करते समय अधिक कठोर दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। किसके खिलाफ? जो पुलिस अधिकारी हैं, क्योंकि मौत जो हुई है वहां जो जिम्मेदार है वो कौन है? पुलिस अधिकारी हैं, जिनकी देखरेख में, जिनके अंडर में ये मौत हुई है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और उन पर कठोर दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसके बाद हम आगे पहुंचे, हिरासत में मौत क्या है। देखिए, हिरासत में मौत क्या है? हिरासत में मृत्यु ऐसी मृत्यु को संदर्भित करती है। कौन सी मृत्यु? जो उस समय होती है जब कोई व्यक्ति विधि प्रवर्तन अधिकारी की अभिरक्षा में होता है। मैंने कहा किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाया गया और विधि प्रवर्तन अधिकारी की देखरेख में वो है, अभिरक्षा में है। यह विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे अत्यधिक बल प्रयोग। ये ध्यान रखना आप कि हिरासत में मौत किन किन वजह से हो सकती है। पहला, अत्यधिक या तो बल का प्रयोग किया जाए, हम पूछताछ करें तब, या उसकी उपेक्षा की जाए। मान लो उसको कोई परेशानी है और वो ये बता रहा है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, उस समय उसकी अपेक्षा की जा रही है, उस उपेक्षा के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए, या अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाए, इस वजह से उसकी मौत हो सकती है हिरासत में। भारत के विधि आयोग के अनुसार गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए व्यक्ति के विरुद्ध एक लोक सेवक द्वारा किया गया अपराध हिरासत में यातना के समान है। अगर कोई लोक सेवक मतलब कोई गवर्नमेंट कर्मचारी उस पर क्या करे,
यातना दे, उसकी मौत हो जाए तो यातना के समान है। ये बात विधि आयोग कह रहा है हमसे। हिरासत में मौत के प्रकार कौन कौन से, देखिए, एक तो पुलिस हिरासत में मृत्यु, नंबर 1 पुलिस हिरासत में मृत्यु अत्यधिक बल प्रयोग, यातना, चिकित्सा देखभाल से इनकार या अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार या आकस्मिक कारण से हो सकती है। कौन कौन से, नंबर 1 किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। नंबर 1 तो यहाँ दिया है कि पुलिस हिरासत में मृत्यु का अधिक बल, मान लीजिए कोई पूछताछ की जा रही है उससे और उसने कोई चीज़ का जवाब नहीं दिया, उस पर अब पुलिस क्या कर रही है, बल का प्रयोग कर रही है, वो भी अत्यधिक, इस वजह से भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। या फिर यातनाओं की वजह से, या फिर मैंने अभी बताया चिकित्सा में देखभाल, उससे इनकार कर देना कि आपको चिकित्सा सेवाएं नहीं मिलेंगी या उसकी दवाइयाँ चल रही हैं इस बारे में, या फिर अन्य कोई और प्रकार हो सकते हैं दुर्व्यवहार कारण और आकस्मिक कारण से मृत्यु हो जाती है कई बार, तो ये हमें ध्यान देना है। इसके बाद मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि हिरासत 2 प्रकार की है, पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत। तो न्यायिक हिरासत में मृत्यु क्या होती है, न्यायिक हिरासत में मृत्यु भीड़ भाड़, एक तो जहाँ रखा गया है वहाँ कहीं भीड़ भाड़ तो नहीं है उस जगह पर, चिकित्सा सुविधाओं में कमी और कैदी की हिंसा, आपस में कैदियों में झगड़ा हो जाए इस बात को लेकर, या फिर कोई व्यक्ति वहाँ क्या कर ले, आत्महत्या। यहाँ पुलिस खुद जिम्मेदार नहीं है। न्यायिक हिरासत में कौन कौन से कारण हैं, एक तो हिरासत में मृत्यु भीड़ भाड़, जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ रखा गया है, चिकित्सा सुविधाओं में कमी हो जाए, या फिर कैदी आपस में झगड़ जाते हैं तो कैदियों में हिंसा हो जाए, या खुद वो आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले, सेना या अर्धसैनिक बलों की हिरासत में मृत्यु। ये तीसरा, यह यातनाओं का न्यायोत्तर हत्याओं के माध्यम से हो सकती है। यहाँ भी क्या है कि ये कह रहे हैं न्यायोत्तर, मतलब न्याय के लिए अगर कोई बल प्रयोग किया जाए तो इस तरह से भी वहाँ पर मृत्यु हो सकती है। ये आप नोट करते चलना ताकि आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उससे पहले निःशुल्क पुस्तक योजना की जो पेपर होगा उसमें आपसे इनमें सवाल पूछे जाएंगे, और शनिवार के दिन जो टेस्ट लगेगा उसमें भी सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा, सोमवार को होमवर्क चेक किया जाएगा। पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत ये दोनों देखना है। देखिए मैंने यहाँ इधर पहलू लिखा, उधर हमने देखा पुलिस हिरासत, उधर लिखा न्यायिक हिरासत। एक एक को ध्यान से देखना। हिरासत का स्थान, पुलिस हिरासत में हिरासत का स्थान किसी भी पुलिस स्टेशन के हवालात या किसी जांच एजेंसी के पास होता है। जैसे किसी को ईडी ने, अभी अरविंद केजरीवाल को किसने गिरफ्तार किया था, ईडी ने, तो अरविंद केजरीवाल कहाँ पर हिरासत में थे, ईडी के दफ्तर में, आपने भी देखा था, ठीक है। और ऐसे ही कोई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे तो संबंधित पुलिस थाने के हवालात में उसे बंद कर लिया जाता है, और अगर न्यायिक हिरासत में है तो मजिस्ट्रेट की हिरासत में उसे रखा जाता है। दूसरा, न्यायालय के समक्ष उपस्थिति, कब उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। अगर वो पुलिस हिरासत में है तो 24 घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है उसे, और अगर वो न्यायिक हिरासत में है तो जब तक न्यायालय की जमानत का आदेश नहीं आ जाता। मान लीजिए अभी यहाँ ये थाने में बंद है, अब उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए तो तब तक न्यायिक हिरासत में रहेगा जब तक उसको जमानत नहीं मिल जाए। पहले अरविंद केजरीवाल किसके पास थे, ईडी के पास थे। ईडी के पास होने के बाद उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए लगभग 7 दिन, फिर 3 दिन, फिर 2 दिन, ऐसे अपनी याचिकाएं बढ़वाई। उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए। अभी केजरीवाल कहाँ पर हैं, न्यायिक हिरासत में, और अब वो तब तक जेल के अंदर रहेंगे जब तक कोर्ट उन्हें जमानत ना दे दे। प्रारंभ, शिकायत मिलने या एफआईआर दर्ज होने के बाद किसी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के समय, पहला ये सब तब आ सकते हैं। दूसरा, सरकारी वकील द्वारा न्यायालय को संतुष्ट करने के बाद जांच के लिए आरोपी को हिरासत की आवश्यकता होती है। अधिकतम अवधि 24 घंटे, उपयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। मजिस्ट्रेट चाहे तो उसे 15 दिन बढ़ा सकता है। जैसे गिरफ्तार किया, तुरंत उसे न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाता, पहले ये मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है क्या उसे पूछताछ की और आवश्यकता है तो फिर उस पर केस चलाने से पहले उसे वापस दे दिया जाता है। लगभग कितने दिन के लिए रख सकता है मजिस्ट्रेट, 15 दिन। उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजते हैं। आजीवन कारावास, मृत्यु या कम, 10 वर्षों के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए, या 90 दिन, या अपराधों के लिए 60 दिन। अब ऐसे ही न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल का भी समय हर बार 15-15 दिन बाद बढ़ा दिया जाएगा, अभी तक जब तक उसको कोई सजा का प्रावधान नहीं आए। ये बात हमें अभी हाल ही के मुद्दे माननीय केजरीवाल जी के जो केस चल रहा है उससे समझना होगा।
हिरासत में होने वाली मौतों पर रोक लगाना क्यों आवश्यक है? देखिए, यह विधि द्वारा उचित व्यवहार किए जाने के व्यक्ति के मूल अधिकार के विरुद्ध है, क्योंकि हमें हमारे ह्यूमन राइट्स दिए हुए हैं, मानव के जो अधिकार हैं वो दिए हुए हैं संविधान में, तो उनके मूल जो व्यवहार है उन अधिकार उनके विरुद्ध है ये। नंबर 2, भारत संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर UNCAT का एक हस्ताक्षर करता है, जो न्यायिक और पुलिस हिरासत में लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार पर नियंत्रण करता है। अब आपसे पूछ सकता है कि पुलिस हिरासत में लोगों पर अमानवीय व्यवहार पर नियंत्रण करता है, कौन करता है? UNCAT। ये ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, ये हमें याद रखना है। हिरासत में यातना को रोकने के लिए सख्त नियमों के अभाव में भारत को विजय माल्या जैसे लंबित न्यायिक कार्रवाई से बचने हेतु दूसरे देशों में शरण लेने वाले व्यक्तियों के प्रत्यर्पण में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। आर्थिक अपराधी प्राय अपने प्रत्यर्पण मामलों में भारत में हिरासत में यातना पर नियमों में लचीलेपन का हवाला देते हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है। हिरासत में यातना हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकती है, क्योंकि पुलिस उनकी भावनाओं की परवाह नहीं करती, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें क्रूर व्यवहार, यौन शोषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही समाज उनसे घृणा करने लगता है। उदाहरण, वर्ष 1972 में मथुरा में हिरासत में बलात्कार का मामला। पुलिस तो अमानवीय व्यवहार करती ही है, मान लीजिए हिरासत में, लेकिन जब समाज में भी लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, तो ऐसा भी हमने देखा है। इसलिए हिरासत में मौतों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। संविधान क्या कहता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, ये आप सबने पढ़ा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है। व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, जिसमें यातना एवं क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या सजा से मुक्त होने का अधिकार शामिल है। ये आपके जीवन जीने के जो अधिकार है उसके अंतर्गत आता है, उसका कहीं अनुपालना नहीं हो रही हो। अनुच्छेद 20 किसी भी आरोपी व्यक्ति को मनमानी या अत्यधिक सजा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? अनुच्छेद 20। ये आप पॉइंट टू पॉइंट याद रखना, क्योंकि परीक्षा में जब आपसे पूछे जाएगा तो आप ऊपर नीचे हो जाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल के बहुत सारे अनुच्छेद आपको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो 21 के बारे में आपने जान लिया, जीवन जीने का अधिकार, और 20 के बारे में जाना, कोई भी आरोपी व्यक्ति के मनमानी या अत्यधिक सजा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? आर्टिकल 20। चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी या निगम के समान विधिक इकाई हो। इसके अंतर्गत 3 प्रावधान शामिल हैं। कौन कौन से? देखिए, जिनमें अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20(1) दोहरे दंड से सुरक्षा, अनुच्छेद 20(2) आत्म अपराध के विरुद्ध सुरक्षा, अनुच्छेद 20(3) से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। देखिए, पहला, जिनमें अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण 20(1), दोहरे दंड से सुरक्षा 20(2) और आत्म अपराध के विरुद्ध सुरक्षा 20(3). ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। इसके अतिरिक्त सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में न्यायालय ने कहा कि राज्य किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका नार्को विश्लेषण, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग परीक्षण नहीं कर सकता। यहाँ एक बात है कि यहाँ नार्को जो टेस्ट आपने अखबार में कई बार देखा होगा, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग, वो उस व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें हमें संविधान हमें सुरक्षा प्रदान करता है अपने लिए। संवैधानिक ढांचे में और क्या है? इसमें दिया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 24। ये हमें ध्यान रखना है। में प्रावधान है कि जांच एजेंसियों की धमकी के आगे झुककर आरोपी द्वारा की गई सभी स्वीकारोक्ति न्यायालय में स्वीकार नहीं होंगी। ये बात ध्यान से समझनी है कि जो भी बयान आपने हिरासत में रहकर के दिए हैं उन्हें कोर्ट स्वीकार नहीं करता है। किस अनुच्छेद में हमें देखना है? तो ये धारा 1872 आईपीसी की धारा जो है 24 क्या कहती है? अगर आपने पुलिस के दबाव में आकर के कोई भी बयान जिस पर अपनी सहमति जारी कर दी है, सहमत दे दी है, तो आपका ये बयान जब तक मजिस्ट्रेट के सामने ना हो जाए तब तक उसे स्वीकार नहीं करते। आपने जो बयान पुलिस हिरासत में दिया,
आप वहाँ हो सकता है दबाव में बयान दे के आए हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने आप जब बयान दें तो आप सच जो है वो आपको बताना है, ना कि पुलिस दबाव। अगर आपने वहाँ कोई बयान दिया है तो यहाँ आपको स्वतंत्रता है किसकी, धारा 24 में, आपने जो भी बयान दिया वहाँ का कोई मान्य नहीं है, हो सकता है आपने दबाव में दे दिया हो, ठीक है। यह धारा मुख्य रूप से आरोपी को उसकी इच्छा के विरुद्ध बल प्रयोग के कारण बयान देने से रोकने का कार्रवाई करती है। मैंने भी बताया आपको, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 330 और 331 किसी भी व्यक्ति से अपराध स्वीकारोक्ति या सूचना प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना अपराध मानती है। किसी व्यक्ति को अगर चोट मार करके उसे स्वीकार करवाया जाए बात को, तो उसके लिए सुरक्षा में कौन सी धाराएं हैं, 330 और 331। सुरक्षा उपायों को शामिल करने के लिए वर्ष 2009 में दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 41 में संशोधन किया गया था, और जिसमें क्या कहा गया था, पूछताछ के लिए गिरफ्तारियों और हिरासत में लेने के लिए उचित आधार दस्तावेजी प्रक्रियाओं को निर्धारित किया गया है। गिरफ्तारियों को परिवार, दोस्तों और जनता के लिए पारदर्शी बनाया जाता है तथा विधि प्रतिनिधित्व के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो हमें संवैधानिक जो ढांचा है उसको अगर प्रत्येक व्यक्ति जान ले तो शायद उसे सुरक्षा मिल सकती है। हिरासत में यातना के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय क्या है? अब अंतर्राष्ट्रीय हम देखें, देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि 1948, इसमें क्या प्रावधान दिया हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि में एक प्रावधान है जो लोगों को यातना और अन्य बलपूर्वक कार्रवाई से संरक्षित करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945 यह कैदियों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करने की अपेक्षा करता है। चार्टर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कैदी होने के बावजूद उनकी मौलिक स्वतंत्रता और मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा नागरिक राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध एवं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध में निर्धारित है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि में एक प्रावधान है जो लोगों को यातना और बलपूर्वक कार्रवाइयों से संरक्षित करता है। नेल्सन मंडेला अधिनियम 2015 नेल्सन मंडेला नियम में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2015 में कैदियों के साथ अंतर्निहित गरिमा के साथ व्यवहार करने एवं यातना तथा दुर्व्यवहार पर रोक लगाने के लिए अपनाया गया था। ये कब? 2015 में। इसमें क्या कहा गया कि जो कैदी उनके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाए और यातना एवं दुर्व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कौन सा? नेल्सन मंडेला अधिनियम नियम 2015। यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCAT अभी आपने देखा था, उसमें क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है जिसका उद्देश्य विश्व भर में यातना और क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक कृत्य पर सजा के अन्य कृत्यों पर रोक लगाता है। ये पॉइंट हमें बिंदुवार याद करने हैं, समझना है। समझ में नहीं आए आपको क्लास में आकर के संबंधित विषय विशेषज्ञों से बात करनी है ताकि हम आंसर राइटिंग को और प्रभावी बना सकें और प्रीलिम्स में जो पूछा जा रहा है उसके भी उत्तर सटीकता से हम जवाब दे सकें। हिरासत में यातना से निपटने के उपाय क्या हो सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाश सिंह मामला 2006 के आदेशों के समान व्यापक कानून स्थापित करना जो विशेष रूप से हिरासत में यातना को अवैध बताता है। यातना में हिरासत में किसी पर कोई यातना होगी करेंगे तो वो अवैध है। वो किसके अनुसार? प्रकाश सिंह मामला 2006। सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस व्यवस्था में बेहतर सुधार हेतु जांच और कानून व्यवस्था के कार्यों को पृथक करने राज्य सुरक्षा आयोग SSC की स्थापना करने का निर्देश दिया, जिसमें सिविल सोसाइटी के सदस्य होंगे और एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। हिरासत में यातना के आरोपों की त्वरित एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना और निष्पक्ष और शीघ्र सुनवाई के माध्यम से अपराधियों का जवाबदेह बनाना, ये उपाय हो सकते हैं हिरासत में निपटने के लिए। और हम क्या कर सकते हैं? मानवाधिकारों और गरिमा के सम्मान पर जोर देने हेतु पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाना, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर जवाबदेही, व्यावसायिकता और सहानुभूति की संस्कृति को बढ़ावा देना, हिरासत में यातना के मामलों की प्रभावी ढंग से निगरानी और समाधान करने के लिए निरीक्षण व्यवस्था की स्थापना करना, ये इसके उपाय हो सकते हैं। हिरासत में यातना के पीड़ितों को सक्रिय रूप से समर्थन करने के लिए नागरिक
समाज संगठनों को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC को कथित मानवाधिकार उल्लंघन की तारीख से 1 वर्ष के बाद भी किसी मामले की जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में उचित उपायों के साथ इनके अधिकारों क्षेत्र और विस्तार में इनके अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए। पीड़ितों व उनके परिवारों का सहायता और कानूनी सहायता प्रदान करना। जैसे आपने इसमें देखा होगा, इस पॉइंट में तो आपने केजरीवाल जी को वकील से मिलने की अनुमति दी गई है। निवारण और न्याय पाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों एवं संगठनों के साथ सहयोग करना। अब प्रश्न क्या पूछ सकते हैं सिविल सेवा में? देखिए, मृत्यु दंडादेशों के लघुकरण में राष्ट्रपति के विलंब के उदाहरण न्याय प्राख्यान डिनायल के रूप में लोक वाद विवाद के अधीन आए हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने अस्वीकार करने के लिए एक समय सीमा का रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए? आपको विश्लेषण करना। ये प्रश्न कब पूछा गया है? यूपीएससी द्वारा 2014 में। हमें इसके आंसर राइटिंग के लिए जो पहले पेपर लग चुके हैं उनके आंसर्स को एक बार खोज लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले अन्य यांत्रिक तत्वों मैकेनिज्म का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टिप्पणी के प्रकाश में मानव अधिकार मानकों की प्रोन्नति करने और उनकी रक्षा करने में न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं के प्रभावी पूरक के तौर पर NHRC की भूमिका का आकलन कीजिए। ये दोनों के दोनों प्रश्न किस वर्ष पूछे गए हैं? 2014 में। तो आप इन प्रश्नों को आराम देखें। जो भी टॉपिक आपको अभी करंट अफेयर्स में लगातार आ रहे हैं, गहराई समझने का प्रयास करें और अनेकों विषयों से जोड़कर उसे समझने का प्रयास करें। अगली वीडियो हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सबको फ्री पढ़ाएंगे, 2-2 लाख बचाएंगे।